हेलो बच्चों, रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आज हम लेक्चर 4 लेकर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स के बारे में, जिसमें हम बात कर लिए हैं चार्जेस के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को भी आगे देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके नीट में और आपके नर्सिंग में और आपके सीयूटी में आए हुए हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को हम देखने वाले हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम। आज उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेंडुलम प्रॉब्लम कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। और इस चैप्टर के पहले भी हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रखा है। आप उन पीवाईक्यूज को भी देख सकते हैं कि कैसे सीयूटी में प्रॉब्लम आए हैं या नीट में कैसे प्रॉब्लम आए हैं। नीट के भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। देन आप उन सभी पीवाईक्यूज को देख सकते हैं और आपको आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा सीयूटी का डेप्थ कितना है, हमें कितना चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। लेवल भी ठीक ठाक है, लेवल भी अब पेपर के बढ़िया आ रहे हैं और क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, कैसा टॉपिक डेप्थ में पूछा जा रहा है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। 4 पेपर हमने डिस्कस किए हैं, 2024 के पीवाईक्यूज और 2025 के 3 पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे 2022 के और 23 के। उन सभी पीवाईक्यूज को आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें कौन सा प्रॉब्लम कैसे करना चाहिए, कैसे 7 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये सब आप आइडिया लगा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, शुरू किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, कल हमने क्लास क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये सब हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कूलम्ब्स लॉ के कर लिए थे। अब हम नए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। नए प्रॉब्लम्स क्या हैं देखिएगा जरा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉरी यहाँ से two charges placed in a air repel each other by a force of 10 to the power minus 4 Newton. When oil is introduced between the charges, the forces becomes इतना हो जाते हैं ना 2.5 into 10 to the power minus 5 the डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल। ये मीडियम वाला सवाल है। जब भी मीडियम वाला सवाल आए तो याद रखना फॉर्मूला एफ एयर डिवाइड बाई मीडियम, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो हवा में रखे दो आवेश, दोनों के बीच 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब आवेशों के बीच तेल डाला जाता है तो बल इतना हो जाता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तेल का पैरामीटर बताइए, तो हमें पता है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एफ एयर और डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एयर और डिवाइड बाई एफ मीडियम। तो एफ एयर हो जाएगा आपका कितना 2.5 और इंटू 10 टू द पावर सॉरी एफ एयर तो 10 के पावर माइनस 4 है और डिवाइड बाई 2.5 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 10 टू द पावर माइनस 4 से 10 टू द पावर माइनस 5 को कैंसिल करो, 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा। 10 टू द पावर माइनस 1 को ऊपर ले लेंगे तो 10 आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 इंटू 4 टाइम्स कर देंगे तो के की वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 4। सही है, के कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तुम्हारा 4। क्लियर, ये चीज हो गया। तो हमारा ऑप्शन भी आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक, के की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे सवाल कई बार पूछे गए, तो आप बस फार्मूला बेस्ड सवाल होता है ऐसे सवाल, बस आपने फार्मूला पढ़ा और आपका काम आसान हो जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है, अगला कह रहा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ प्योर वाटर इज 81। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्योर वाटर इज 81 बोल रहा है और कह रहा है कि इट्स परमिटिविटी इन विल बी इन एमकेएस यूनिट। शुद्ध जल का पैरावृतांक दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालने के लिए एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। तो ये चीज अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन मीडियम निकालना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू तुम्हारा 81 और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 8.85 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 12 8.86 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सही, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। सही है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, जस्ट आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में या
जैसे भी आप करना चाहिए। तो आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ से देख के भी लग रहा है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट। बाकी ऑप्शन में तो करेक्ट भी नहीं हो सकते। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ तक आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कह रहा है कि दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ना, दो बिंदु आवेश ए एंड बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स टेक मान लो कि डी होगा, इनके बीच का डिस्टेंस डी एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है इनके बीच वो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा एक तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, 25% ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर किसको हो रहा है, बी। कह रहा है कि यदि ए का 25% आवेश बी को ट्रांसफर कर दिया जाए, ए का 25% किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, बी को, तो आवेशों के बीच बल, अरे क्या बढ़िया सवाल है भाई, ध्यान सुनो। ए है और ये क्या है तुम्हारा बी, इसका 25% इसको दे दो, तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई फोर। सही है, क्यू माइनस क्यू बाई फोर, क्योंकि 25% निकाल दिया, अभी भी डिस्टेंस डी है और यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसमें 25% ऐड कर दिया, तो प्लस क्यू बाई फोर, इसमें से माइनस क्यू बाई फोर, ये है बी। तो तुम्हारा ये जो चार्ज है ये बन जाएगा 3q बाई फोर और ये हो जाएगा माइनस 3q बाई फोर, और डिस्टेंस कितना है डी। तो एफ डैश अगर मैं लिखूं तो के 3q बाई फोर का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, तो 9/16 को आगे ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या है, पहले वाला फोर्स, यानी अब जो फोर्स है वो 9/16 हो जाएगा पहले वाले फोर्स का, पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, 9 में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ भी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हुए बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल हमें जो करना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है 2 चार्जेस ऑन द स्फीयर इज 8 कूलम एंड माइनस 4 कूलम, द एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इज एफ। मान लो दो चार्जेस है, एक है तुम्हारा 8 कूलम और दूसरा है माइनस 4 कूलम, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एफ। एफ इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, के इंटू 8 इंटू 4 और डिवाइड बाई, मान लो कि डी है इनके बीच का डिस्टेंस, तो डी स्क्वायर, तो बन जाएगा तुम्हारा 32 के डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसको मान लो F1। सही है, फिर कह रहा है इफ अ चार्ज ऑफ माइनस 4 कूलम इज गिवन ऑन ईच स्फीयर, दोनों को क्या करें हम, पहले वाले को भी माइनस 4 कूलम दे दें, तो 8 कूलम माइनस 4 कूलम हो जाएगा, दूसरे वाले को भी कितना दे दें माइनस 4 कूलम। सही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 कूलम, इफेक्टिव 4 कूलम हो जाएगा, और ये 8 कूलम, अभी भी डिस्टेंस डी है, तो फोर्स कितना हो जाएगा अभी भी 32 के बाई डी स्क्वायर, तो एफ डैश भी उतना ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों केस में ही फोर्स की वैल्यू सेम होगा, ठीक है, दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ आ गया। ओके, अभी भी उनके बीच फोर्स कितना होगा, अभी भी उनके बीच फोर्स होगा एफ, अभी भी उनके बीच फोर्स कितना होगा एफ होगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने वही 3-4 सवाल डिस्कस कर लिए भाई फटाफट कि कौन से सवाल कैसे हमें करने हैं। आगे बढ़ते हैं, तभी तक तब तक आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार फिर से कैसे आपको करना है, ठीक है। और ऐसे सवाल रिपीट कर करके पूछे जाते हैं बार बार, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार आपसे रिपीट करके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है था, ओके
ठीक है। चलिए 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 चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है। हम्म, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर पर है। आप प्ले स्टोर से रैंकर्स एजुकेयर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे उनकी हम बात करें तो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान के अंदर कौन सा चैप्टर कब तक होगा, कब टेस्ट होगा, कब उनके पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, ये सब डिस्कस कराया जाएगा। हर एक चीज़ का आपको डेट मिलेगा कि ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद उसका टेस्ट कब है, उसका डाउट सेशन कब है, उसका प्रैक्टिस सेशन कब है, वो सब आपको बताई जाएंगी हर एक डेट के साथ। और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज और उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस सेशन है ये भी रखे जाएंगे। उसके साथ साथ ऑनलाइन डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ताकि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ठीक। अच्छा, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में हमारा जो कोर्स, ऑफलाइन जो हमारा कैंपस है वो हमारा वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है, जहाँ पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो ऑनलाइन में मिल रही है, वो सारी सुविधाएं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी सुविधाएं, जैसे कि आपको मटेरियल्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, ऑनलाइन में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करा दिया जाएगा, देन आप उन सभी को रीड करके या प्रिंट करा के कहीं से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। या तो फोन में पढ़ लीजिए या तो फिर आप प्रिंट करा के पढ़ लीजिए। ठीक है। ऑफलाइन में आपको लाइव जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपकी जो क्लासेस चल रही है उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। बाय द वे आप कभी नहीं आए तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऑफलाइन का फायदा तो आप जानते हैं कि ऑफलाइन में पढ़ना कितना अच्छा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप 9415190556 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या 8874153302 इन सभी नंबरों पे आप कॉल करके कुछ भी और डाउट है कि हमें ज्वाइन कौन सा करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या ऑनलाइन में कोई डाउट आ रहा है कि ऑनलाइन में मुझे कैसे ज्वाइन करना चाहिए, तो कोई भी डाउट हो आपको वो आसानी से आप इन नंबरों पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक। तो ये एक सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज एफ नॉट इफ दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, if the same charges are given to the conducting sphere of radius r, the electrostatic force between them will be if the distance between the center of sphere is small r। सही है, स्मॉल r is greater than कैपिटल R। तो ये होमवर्क है, एक तरीके से बहुत आसान सवाल है, आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में अगर नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस भी करेंगे इसको। ठीक है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर आगे ये भी वैसा ही सवाल है, there are two small conducting sphere of equal radius have charges plus 10 microcoulomb and plus 30 microcoulomb respectively and are placed at a distance of r from each other and experience a force F1। कितना फोर्स F1 लग रहा है? समान त्रिज्या वाले दो छोटे चालक गोले जिन पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम और कितना है 30 माइक्रोकुलाम आवेश है, और जिन्हें एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया भाई? r दूरी पर रखा गया है। तो पूछ रहा है आपसे आपसे पूछ रहा है कि पहले तो F1 लग रहा था, तो लेट्स टेक ये पहला और ये दूसरा, तो इस पे चार्ज कितना था 10 माइक्रोकुलाम और इस पे चार्ज कितना था 30 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो फोर्स कितना लगेगा F1, तो होगा सर K इंटू 10 इंटू 30 माइक्रो स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि यदि उन्हें संपर्क में लाया जाए, इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में लाया जाए, सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस, दे एक्सपीरियंस फोर्स F2। संपर्क में अगर लाएंगे तो दोनों स्फीयर का रेडियस सेम है, मतलब दोनों स्पेस सेम है, स्मॉल कंडक्टिंग है, दोनों सेम है, तो चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और रेडियस सेम है तो मान लेते हैं
चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों का चार्ज इक्वल हो जाए। तो 30 और 10 मिलके कितना हो गया 40। तो दोनों पे जो चार्ज है दोनों का सम का आधा कर दो, दोनों के चार्जेस के सम का क्या कर दो आधा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगा कितना 10 + 30 डिवाइड बाई 2। तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20 गुलाम। कितना आ जाएगा 20 गुलाम। तो इस पे भी 20 गुलाम आ जाएगा और इस पे भी कितना आ जाएगा 20 गुलाम। और अभी भी डिस्टेंस कितना है r। तो F2 कितना हो जाएगा k इंटू 20 माइक्रो स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। सही है, डिवाइड बाई r स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो F1/F2 करोगे अगर क्या आ जाएगा k इंटू 10 × 30 डिवाइड बाई ना F1/F2 पूछ रहा है ना, ठीक है। तो r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, k इंटू 20 इंटू माइक्रो स्क्वायर से माइक्रो स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, k से k कैंसिल। तो 3/4 आ जाएगा। 3 बाई कितना आ जाएगा 4। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। F1 से F2 का रेशियो पूछ रहा है तो 3/4 आएगा। क्लियर। आई होप आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा कि हमें एक ऐसे सवाल को क्रैक करना है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। 1 मिनट आप देख लीजिए कि कैसे आपको सवालों को करना है, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब एक सवाल हम वेक्टर फॉर्म का करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन है भाई, इफ 2 पॉइंट चार्जेस, if 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट 1,1 एंड 9,7. Find force on Q2 by Q1। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो कहोगे सर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 है ना, तो सोल्यूशन सबसे पहले आर वेक्टर निकाल लीजिए। फोर्स ऑन Q2 निकालना है तो आप आर वेक्टर निकालेंगे R2 माइनस R1। ये अप्लाई करो। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकालो। R2 की वैल्यू 9 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस R1 की वैल्यू 1 i कैप या i कैप प्लस j कैप। 9 - 1 कितना आ जाएगा 8 i कैप और 7 - 1 कितना आ जाएगा 6 j कैप। यहीं पे मॉड ऑफ r निकाल लीजिए। रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मॉड ऑफ r आ जाएगा आपका 64 + 36 यानी रूट में 100।
रूट में 100 का मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अब लगाओ फॉर एफ वेक्टर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू में आर वेक्टर। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻6, 10 इंटू 10⁻6 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब मतलब 10 का क्यूब और साथ में तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ जाएगा। 10 के क्यूब से ये कैंसिल, 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, तो 9 इंटू 10⁻5 और 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। सही, तो ये आ गया तुम्हारा वेक्टर में आंसर। अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड पूछे आपसे, मॉड ऑफ एफ बताइए, मॉड ऑफ एफ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5, इसका मॉड 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप ना। मॉड तो सबका निकलेगा बट ये तो बाहर ही रहेगा, 9 इंटू 10⁻5 और ये 10 तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन। सही, तो ये वेक्टर फॉर्म में एक सवाल हो गया। वेक्टर फॉर्म में भी आपको एक से दो सवाल पता होने चाहिए कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सवाल देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल होमवर्क में करके आइएगा, ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी कर रखा है। टच करने वाले सवाल हैं, इनको करके आइएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा। ये भी हम कल डिस्कस करेंगे होमवर्क में, एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे रैंकर्स एजुकेटर को आप ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो जो भी फिजिक्स के मटेरियल्स हैं या जो भी डोमेन्स हैं आपके, डोमेन्स के साथ साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के भी सारे डोमेन्स का जो हमारी टीम द्वारा बनाया गया मटेरियल है, जो कि CUT लेवल का ही है, मतलब CUT के लिए ही बनाया गया है, उन सभी मटेरियल्स का आपको PDF फॉर्मेट आपके ऐप पे अपलोड करा दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो इन सभी का आपको प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल दिया जाएगा। आप इन मटेरियल्स को पढ़ के आप आसानी से उनके PYQs, CUT के PYQs और साथ साथ में उसके आने वाले क्वेश्चंस या जो अभी तक आ चुके हैं उस लेवल्स के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये सब हम लोगों के द्वारा बनाया गया मटेरियल है। ठीक, स्पेसेस बुक्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया आपका, उसके साथ साथ आपका क्या हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके साथ साथ बायोलॉजी, क्वांट्स, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ आपका रीजनिंग। और रीजनिंग के साथ साथ आप बता सकते हैं कि आपको जनरल टेस्ट में तो तीनों ही मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों का भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इन सभी मटेरियल्स को आप लेके आप पढ़ाई करेंगे और इससे क्या होगा कि मतलब जो मटेरियल है एकदम CUT लेवल का है, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं में से आप पूरे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए एक बार, देन आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमें और आगे क्या करना है। सही है, ये भी सवाल होमवर्क है, इसमें कल डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, एक बार तब तक आप ट्राई कर लीजिए। सही है, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल भी होमवर्क ही है, होमवर्क में ही करके ले आइए। ठीक है, इसको भी कल डिस्कस करेंगे। हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे पेंडुलम प्रॉब्लम। कुलाम्स लॉ के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए, 4-5 होमवर्क दिए हैं, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो इसका हम आपको सोल्यूशंस कल आपके लेक्चर्स में बता देंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, चलिए बात करते हैं भाई पेंडुलम प्रॉब्लम। तो मान लीजिए कि आपका कोई हिंज लाइन है, यहाँ से दो चार्जेस आपके ऐसे बंधे हुए थे, इसको तो ऐसे दिखाते हैं।
इनिशियली कुछ दूसरा डायग्राम था, फाइनली कुछ ऐसा हो गया। सही है, ये Q1 है और ये Q2। सही है, तो अगर मैं बात करूं Q1 और Q2 के बारे में, और ये एक वर्टिकल लाइन बना दूं, यहाँ से क्या बना दूं, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो Q1 और Q2 की बात करें तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। लेट्स टेक ये वाली लाइन थोड़ी बना देते हैं। चलो, तो भाई Q1 क्या करेगा, Q2 पर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, Q2 पर एक फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ऐसे Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, तो किसी पॉइंट पर जाकर ये हवा में ऐसे टिकेंगे, क्योंकि रस्सी है, इधर की तरफ टेंशन लगेगा, इधर की तरफ भी क्या लगेगा, टेंशन। सही है, यहाँ पे मास मान के चलते दोनों का सेम है, तो दोनों क्या बनाएंगे, सेम एंगल। दोनों क्या बनाएंगे, सेम। थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास, यही बात याद रखेंगे। मास ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, मास ज़्यादा तो थीटा क्या होगा, कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी इस पे सवाल फंसा लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि थीटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। यानी अगर मास ज़्यादा है तो थीटा डिक्रीज, अब मास कम हो रहा है तो थीटा इंक्रीज। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अगर दोनों मास सेम है तो थीटा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो टेंशन है इसका मैं क्या करता हूँ, इधर कंपोनेंट कर लेता हूँ, इधर की तरफ कंपोनेंट। सही है, दोनों का मास सेम माना है हमने, तो इसका मास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए Q2 है, इसका मास m है, तो नीचे लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो t का इधर कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, t sin थीटा। सही है, तो जो t sin थीटा है वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को। t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, और साथ में आपका जो P cos थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा, mg को। किसको बैलेंस करेगा, mg। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 डिवाइड बाई अगर मैं 2 करूं तो क्या होगा, t sin थीटा, और डिवाइड बाई क्या, t cos थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई क्या, mg। तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई बाई mg। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एफ ई बाई mg। एक और फार्मूला होता है, आगे चल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं इसी को, क्यू ई और डिवाइड बाई mg, या tan इनवर्स क्यू ई डिवाइड बाई mg। सही, अगर मुझे टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है तो दोनों इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर ये कर दिया, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg का स्क्वायर और प्लस तुम्हारा सॉरी एफ का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट ओवर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, या टी डायरेक्ट लिख दो, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, टी हो जाएगा अंडर रूट में एफ का स्क्वायर अब प्लस mg का स्क्वायर, mg का क्या स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में क्यू ई का स्क्वायर अब प्लस mg का क्या स्क्वायर। और थोड़ा देखते हुए समझते हो, समझना चाहते हो तो अगर किसी मीडियम में रख दोगे तो यहाँ पे g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा ना, कहीं पे और ले जाओगे तो g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो g इफेक्टिव चेंज करके भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो नीट की बात करें तो नीट में तो नहीं चेंज करते, बट चेंज करके सवाल पूछे जा सकते हैं। g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक,
आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जस्ट ठीक है यहाँ तक, चलिए आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया, याद रखिएगा थीटा यहाँ पर सेम क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ का मास सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आपको नया चीज सिखाऊं तो टेंशन की वैल्यू में निकालना सीखें, एफ वगैरह पूछेगा तो आप निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक नया चीज आपको बता दूं, तो मान लीजिए कि ये तुम्हारा हिंज है, ये थीटा वन, सॉरी Q1, ये Q2। मान लेते हैं कि मास दूसरे का ज्यादा है, पहले वाले का क्या है, कम। तो ये वाला एंगल मान लो थीटा टू और ये वाला एंगल थीटा वन। तो थीटा वन एंगल ज्यादा होगा, थीटा टू एंगल कम होगा। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम, फ्रॉम वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन। एंगल हमेशा वर्टिकल लाइन से ही हम काउंट कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, सही है, ठीक। तो पेंडुलम प्रॉब्लम में हमने ये सारा थ्योरी कवर कर लिया। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे कैसा सवाल पूछा गया है। अब उस सवाल को हम जरा देखते हैं कि कैसा सवाल हमसे पूछा गया है, क्लियर। तो आइए पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि 2 मेटल स्फीयर ऑफ सेम मास आर सस्पेंडेड। मास सेम है, याद रखिएगा मास क्या है, सेम, ठीक। यानी समान द्रव्यमान के दो धातु के गोले, समान द्रव्यमान के दो धातु के गोले आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज सेम। दोनों स्ट्रिंग दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। हमें यही पढ़ना है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों गोलों पर, ठीक है। दोनों का क्या है, प्रत्येक डोरी की लंबाई समान है, प्रत्येक डोरी की लंबाई क्या है, समान, ठीक है। प्रत्येक डोरी की लंबाई समान है। फिर कह रहा है कि द स्फीयर्स आर द गिवन चार्जेस प्लस क्यू। वन ऑफ द स्फीयर इज प्लस 4Q। पहले पे प्लस क्यू, दूसरे पे प्लस 4Q। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द बेस्ट shows the resulting position of sphere। यानी कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है डायग्राम का। तो भाई यहाँ पे मास सेम है तो दोनों एंगल क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। दोनों चार्जेस क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। ये आप याद रखेंगे, दोनों चार्जेस क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो पहला वाला थीटा थीटा इक्वल है भाई, पहला ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा नहीं होगा, सही है। और यहाँ पे थीटा टू ज्यादा दिखा रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ भी गड़बड़ है, सही है। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सेम। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। ये सवाल बार बार ऐसे रिपीट करके सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा बेस डायग्राम है, कौन सा पेंडुलम प्रॉब्लम में सही दिखा रहा है। ये सब चीजें बार बार रिपीट करके पूछी जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या बोला गया है। कह रहा है टू आइडेंटिकल पेंडुलम ए एंड बी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द वन पॉइंट, ठीक है। द बॉक्स ए एंड बी आर गिवन पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। दोनों पे ए पे चार्ज है Q1 और बी पे चार्ज है Q2, ठीक। इफ द मास ऑफ ए एंड बी आर M1 एंड M2। और यहाँ पे कह रहा है कि M1 और M2 में M1 ज्यादा है। तो मान लीजिए ये आपका Q1 है और ये आपका Q2। कह रहा है कि M1 है और ये M2, और केस किसका है, M1 M2 से ज्यादा है, ठीक है। एंड एंगल्स फ्रॉम वर्टिकल ऑफ ए एंड बी आर थीटा वन एंड थीटा टू। कह रहे हैं एंगल्स फ्रॉम वर्टिकल हम बता रहे हैं कि थीटा वन है और क्या है, थीटा टू। ये थीटा वन और ये है थीटा टू। अभी जस्ट एग्जाम्पल हम करके आए हैं, सही। तो कह रहा है दो समान लोलक है ए एंड बी, एक ही बिंदु से लटका हुआ है। गोलक ए और बी पर क्रमशः Q1 और Q2 चार्ज है। ए और बी का द्रव्यमान M1 और M2 है तथा ए और बी के ऊर्ध्वाधर कोण क्रमशः थीटा वन और थीटा टू है। हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन होगा। तो इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि मास अलग अलग है। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम, मतलब थीटा टू ज्यादा होगा कंपेयर टू थीटा वन। तो थीटा वन थीटा टू से ज्यादा होगा नहीं, थीटा टू ज्यादा होगा थीटा वन से। तो हमने पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर यहाँ तक, तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक भाई,
देख लीजिए भाई, यहाँ तक हमने कर लिया कवर अप। यहाँ तक भाई हमने कवर कर लिया। ठीक ठीक ठीक, जल्दी इन सवालों को आप समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे पूछा गया है, अ मास m carrying a charge q is suspended from a string and placed in a uniform horizontal field of intensity E. The angle made by the string with the vertical in the equilibrium position, in the equilibrium position। तो ये मान लो तुम्हारा यहाँ से स्ट्रिंग, ये कुछ ऐसा स्ट्रिंग हो गया होगा यहाँ, और ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन, और ये है तुम्हारा थीटा। तो ये जो थीटा है ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये थीटा मुझे निकालना है। ठीक है, चलो ये है भाई। तो ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, वर्टिकल से क्या बना रहा है, थीटा। यहाँ से हिंज है, हिंज्ड यानी बंधा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा है भाई, कंडीशन तो बता ही दिया मैंने आपको। कह रहा है कि एक द्रव्यमान m जिस पर आवेश कितना है, q है, आवेश कितना है, q, आवेश भाई q है। अगर आवेश q है तो बोल रहा है आपसे कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। हाँ, q आवेश है, एक डोरी से लटकाकर E तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है आगे की तरफ मान लो E, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये थीटा निकालना मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि क्यू इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स एफ ई बाई एम जी। तो एफ ई की वैल्यू तो हमने निकाल दिया, tan इनवर्स क्यू ई और डिवाइड बाई क्या, एम जी। बस आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, tan थीटा पता चल जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, tan थीटा पता चल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मुझे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स आपसे पूछा था तो tan इनवर्स हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल ईच कैरिंग अ चार्ज q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, इज फ्रॉम अ point fixed in this ceiling. It is found that it is in equilibrium. It is equilibrium. Threads are separated by at an angle of 60 degree. सही है, 60 degree between them as shown in the figure। तो shown बता देते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है भाई, तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों कितने का है, 10 माइक्रो कूलाम। ये भी कितने का है, 10 माइक्रो कूलाम का। सही है, और लेंथ दिया हुआ है दोनों का 1 मीटर, दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। इक्विलिब्रियम में 60 डिग्री पर ये सेपरेटेड है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, mg का स्क्वायर। तो मास आपको दिया ही होगा। सही है, ठीक है, मास 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 निकालना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, तो इसमें स्फेरिकल चार्ज दिया हुआ है ना 10 माइक्रोकूलम, सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ इतना, सेपरेटेड बाय इट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एंगल दिया हुआ है ना, तो मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। मास तो दिया नहीं है तो आप इसका मत यूज कीजिएगा, टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एफ ई। आप एफ ई निकालिए, यहाँ पे रखिए, थीटा एंगल आपको गिवन है, यहाँ से आप पी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होमवर्क में दे देता हूँ मैं आपको, होमवर्क में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।